अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है और साइटोप्लाज्म को हम किस तरह डिफाइन करेंगे। साइटोप्लाज्म जो है या प्रोटोप्लाज्म जो है ये द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। जो पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था प्रोटोप्लाज्म का, तो प्रोटोप्लाज्म जो है लिविंग पार्ट ऑफ द सेल को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये याद रखें कि लिविंग पार्ट जो है ऑफ द सेल को हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म ये दोनों आते हैं, या न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को कंबाइनली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म जो है ये मौजूद होता है बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो चीज़ मौजूद है, जो सब्सटेंस मौजूद है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म को डिफाइन करते हैं कि द जेल लाइक सब्सटेंस फाउंड इनसाइड द सेल। जो जेल लाइक सब्सटेंस है जो सेल के अंदर पाया जाता है, वेयर वेरियस ऑर्गेनेलिज आर सस्पेंडेड, जिसके अंदर मुख्तलिफ जो ऑर्गेनेलिज हैं जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है। तो ये मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज है, ये सस्पेंड होते हैं इन साइटोप्लाज्म के अंदर, ये सस्पेंड होते हैं और ये क्रूशल और इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। मुख्तलिफ जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं सेल के अंदर, जो मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं, तो उसमें एक अहम रोल अदा करते हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट में साइटोप्लाज्म जो है एक अहम रोल अदा करते हैं। उसके अलावा मेटाबॉलिज्म जो है, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस का अमल जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। सपोर्ट फॉर ऑर्गेनेलिज, जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज है जिसका हमने जिक्र किया कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज वगैरह, तो ये सारे सस्पेंड होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज के लिए, ताकि वो अपना फंक्शन प्रॉपरली अदा करे, अपने जो उसका काम है वो एक ख़ास अंदाज से वो परफॉर्म करे। तो जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है साइटोप्लाज्म के, तो सबसे पहले है कलरलेस। साइटोप्लाज्म जो है ये कलरलेस सब्सटेंस है और ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन वाटर जो है साइटोप्लाज्म के अंदर सॉल्युबल है। जो साइटोप्लाज्म है वो सॉल्युबल नहीं है वाटर के अंदर, लेकिन वाटर साइटोप्लाज्म के अंदर सॉल्युबल है। और ये जब सैचुरेटेड कंडीशन में होता है, वाटर ज़्यादा साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हो, तब ये एक्टिव हालत में होता है। लेकिन जैसे ही वाटर की मकदार डिक्रीज होगी तो साइटोप्लाज्म भी लेस एक्टिव होगा, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी कम होगी। वाटर की डिक्रीज के साथ या वाटर की कमी के साथ साइटोप्लाज्म की जो परफॉर्मेंस है वो भी कम होगी, उसकी एक्टिवनेस कम होगी। और इसमें साइक्लोसिस होता है। साइक्लोसिस की एक्टिव मास ऑफ साइटोप्लाज्म है, जब उसमें मूवमेंट हो, जो साइटोप्लाज्म का जो मास है जब उसमें मूवमेंट आता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो उसको हम कहते हैं साइक्लोसिस। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक जगह से दूसरी जगह साइटोप्लाज्म में मूवमेंट करती है, वो विद द हेल्प ऑफ साइक्लोसिस। जो एक्चुअली मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है या सब्सटेंस है, तो जब वो मूवमेंट करती है साइटोप्लाज्म तो उसको हम कहते हैं साइक्लोसिस। जो साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं वो वाटर है, और 90% वाटर जो है मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके अलावा मुख्तलिफ प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर, राइबोसोम उसको सिंथेसिस के राइबोसोम सिंथेसाइज करते हैं और वो साइटोप्लाज्म के अंदर अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट हैं, कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं 1% इन साइटोप्लाज्म, ये 1% में मौजूद होते हैं। और ये जो एनर्जी के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है कार्बोहाइड्रेट जो है। इसके अलावा लिपिड्स मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, मुख्तलिफ साल्ट्स मौजूद होते हैं, कैल्शियम और वगैरह जो दूसरे हैं उसके साल्ट्स मौजूद होते हैं। डीएनए जो है मौजूद होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। यूकेरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोइड एक मखसूस जगह होती है जहाँ पे डीएनए मौजूद होती है, और आरएनए जो है ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती है। तो जो केमिकल कंपोनेंट है या केमिकल्स जो मौजूद होते हैं या साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट है जिसमें वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स वगैरह शामिल हैं, तो ये मौजूद होते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं साइटोप्लाज्म के पार्ट्स की जानिब। तो साइटोप्लाज्म को हम मेनली
टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं सॉल्युबल पार्ट या साइटोसोल हम इसको कहते हैं, और दूसरा जो है इनसॉल्युबल पार्ट है। तो ये दो मेन पार्ट है साइटोप्लाज्म के। जो सॉल्युबल पार्ट है उसके अंदर भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, और जो इनसॉल्युबल पार्ट है जिस ऑर्गेनेलिस से बना है उसके अंदर भी मुख्तलिफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। तो साइटोसोल जो है उसके अंदर मुख्तलिफ मेटाबॉलिक प्रोसेस जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस जो है ये साइटोसोल के अंदर होता है। तो अगर आपसे पूछे कि साइटोप्लाज्म के अंदर वो कौन सा हिस्सा है जिसमें ग्लाइकोलाइसिस का अमल होता है, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन का सबसे पहला स्टेप जो है वो ग्लाइकोलाइसिस है। तो ग्लाइकोलाइसिस का अमल जो साइटोसोल के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो साइटोप्लाज्म का हिस्सा है, और टू पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, साइटोसोल और इनसॉल्युबल पार्ट में। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है साइटोसोल के अंदर होता है, और साइटोसोल के अंदर 90% वाटर मौजूद होती है। ये 90% वाटर से बना होता है और एक सॉल्यूशन बनाता है। और सॉल्यूशन जो है फिर टू टाइप्स का बनाता है, एक ट्रू सॉल्यूशन और एक कोलाइडल सॉल्यूशन। जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस होते हैं। जो ट्रू सॉल्यूशन होगा उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल एंड आयंस मौजूद होते हैं ट्रू सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। ये फर्क याद रखें, जो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे और कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। और जो ट्रू सॉल्यूशन है ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर बनाता है। और ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स मौजूद है ट्रू सॉल्यूशन में, जो कि एक होमोजीनियस मिक्सचर है, उसके अंदर वाटर, साल्ट, शुगर, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह ये मौजूद होते हैं, जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है जो कि लार्ज मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं और हेटेरोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, उसके अंदर जो वाटर है, फैटी एसिड है, स्टार्च, ग्लाइकोजन और डीएनए वगैरह मौजूद होते हैं, जो कि एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन है, वो लार्ज मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन को फिर से हम टू में डिवाइड करते हैं, एक को हम कहते हैं सोल और एक को हम कहते हैं जेल। तो सोल वो कोलाइडल सॉल्यूशन है जो कि नॉन विस्कस होता है, जिसकी विस्कोसिटी कम होती है उसको हम कहते हैं सोल, और जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, विस्कस होता है और झिल्ली लाइक होता है, उसको हम कहते हैं जेल। तो झिल्ली लाइक है और विस्कस है उसको हम कहते हैं जेल। तो जेल कोलाइडल सॉल्यूशन का हिस्सा है और सोल भी कोलाइडल सॉल्यूशन का हिस्सा है। तो जो जेल है ये आउटर रीजन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीबी एरियाज है वहाँ पे जेल मौजूद होता है, उसके बाद सोल मौजूद होता है। तो मेजॉरिटी सेल में जो जेल है ये आउटर रीजन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीबी पार्ट्स हैं वहाँ पे जेल मौजूद होता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है इसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे और जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे। जो इनसॉल्युबल पार्ट है साइटोप्लाज्म का वो ऑर्गेनेलिस पे मुश्तमिल होता है, जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिस होते हैं सेल के अंदर उस पर मुश्तमिल होते हैं इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोसोल। जो सस्पेंड होते हैं साइटोप्लाज्म के, तो मुख्तलिफ जो ऑर्गेनेलिस जो साइटोसोल में सस्पेंड होते हैं वो बनाते हैं इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। और ये जो ऑर्गेनेलिस है मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर, मुख्तलिफ मेटाबॉलिक प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। तो कुछ ऑर्गेनेलिस हम देखते हैं जैसे कि न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्जी अपैरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम है, वैक्यूल वगैरह, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ सारे ऑर्गेनेलिस मौजूद हैं। तो न्यूक्लियस जो है ये न्यूक्लियर इन्वॉल्व इसके इर्द गिर्द मौजूद होता है जो कि सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है, और ये हाउस है जेनेटिक मटेरियल का। जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है वो मौजूद होती है इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये हाउस है जेनेटिक मटेरियल का और ये सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है। उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स का है, एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस के साथ राइबोसोम अटैच होते हैं, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के साथ कोई राइबोसोम अटैच नहीं होते और इसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं क्योंकि राइबोसोम्स मौजूद हैं और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम
काम करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में हिस्सा लेते हैं और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स मौजूद नहीं है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड मेटाबॉलिज्म में हिस्सा लेते हैं। गोल्गी एपैरेटस या डिक्टियोसोम जो है ये जो चीज़ें बन जाती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स बन गए, लिपिड बन गए, तो इसकी प्रोसेसिंग, मॉडिफिकेशन और पैकिंग का जो काम है वो गोल्गी एपैरेटस का, मतलब प्रोसेसिंग करेगी, इसकी जो मॉडिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो मॉडिफाई करेगी उसको। उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना हो तो पैकिंग करके विजिकल की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह सेल के बाहर अगर भेजना हो तो ये पैकिंग करेगा गोल्गी एपैरेटस या डिक्टियोसोम जो है। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेलुलर रिस्पायरेशन में हिस्सा लेता है, सेलुलर रिस्पायरेशन में, और इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर अलहदा से डीएनए होती है और इसका अलहदा से राइबोसोम होता है। जो यूकेरियोटिक सेल के अंदर एटीएस राइबोसोम होता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो यूकेरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होता है, लेकिन डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम मौजूद होता है वो 70S होता है। और 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट की कैरेक्टर में आता है कि प्रोकैरियोट के अंदर 70S राइबोसोम मौजूद होता है और यूकेरियोट के अंदर 80S राइबोसोम मौजूद होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये यूकेरियोटिक सेल का हिस्सा है, लेकिन इसके अंदर 70S राइबोसोम मौजूद होता है। उसके बाद है राइबोसोम। राइबोसोम दो शक्ल में मिलता है साइटोप्लाज्म के अंदर, एक फ्री स्टेट में और एक अटैच विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या तो ये फ्री स्टेट में मौजूद होता है, बिल्कुल फ्री होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बनाता है वहाँ पे राइबोसोम की अटैचमेंट होती है, तब जाके उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। तो प्रोटीन जो राइबोसोम है या तो ये फ्री हालत में मौजूद होंगे या अटैच विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन काम दोनों का एक ही है। अगर फ्री हालत में हो तब भी प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं और अटैच हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ तब भी प्रोटीन सिंथेसिस इसका काम है। उसके बाद है वैक्यूल। वैक्यूल जो है ये स्टोर है सेल का, ये चीज़ें स्टोर करता है, जैसा कि वाटर है, न्यूट्रिएंट है या वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वो सारे स्टोर होते हैं इनसाइड द वैक्यूल। इसके अलावा लाइसोसोम है जो इसको हम सुसाइड वेग कहते हैं, सेंट्रियोल है, साइटोस्केलेटन है और मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिस हैं, जो कि पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था। जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिस साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं, तो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिस जो कि इनसॉल्युबल पार्ट बनाते हैं ऑफ साइटोप्लाज्म और जो सॉल्युबल पार्ट बनाते हैं मुख्तलिफ जो ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन वगैरह, तो ये सॉल्युबल पार्ट या साइटोसोल हम इसको कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म को हम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सॉल्युबल पार्ट और इनसॉल्युबल पार्ट में। तो ये इंफॉर्मेशन साइटोप्लाज्म के हवाले से उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।